हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है अभिप्रेरणा का चक्र, मोटिवेशन साइकिल, जहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जनरली क्या है ना, इसको समझना बहुत जरूरी होता है, लोग केवल रट के छोड़ देते हैं। तो हम इस सेशन में अभिप्रेरणा का चक्र पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अभिप्रेरकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसका वर्गीकरण पढ़ेंगे? अभिप्रेरकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत एक वर्गीकरण आपके दिया है मैस्लो ने, एक दिया आपके किसने दिया है, थॉमसन ने दिया स्टूडेंट्स। तो इन्होंने कौन कौन से प्रकार के जो हैं वो अभिप्रेरक बताए हैं, उनकी जानकारी हमें यहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है। एक वर्गीकरण गैरेट का भी है। तो तीन लोग होंगे, मैस्लो, थॉमसन और गैरेट। पहले अपन पढ़ते हैं अभिप्रेरणा का चक्र। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपना हेडिंग क्या हो गया, अभिप्रेरणा का चक्र। देखना स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो अभिप्रेरणा का चक्र है, इसके अंतर्गत हम कितनी चीजें शामिल करते हैं, है ना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक नाम आता है आपके प्रेरक। क्या नाम आता है? प्रेरक, जिसको हम क्या कहते हैं, मोटिव कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? मोटिव। ये प्रेरक जो होता है वो कितनी चीजों का योग होता है? तीन चीजों का योग होता है। कितनी चीजों का योग होता है? तीन चीजों का योग होता है। और वो तीन चीजें क्या होती है आपके, देखो, N प्लस D प्लस I। N का मतलब क्या है स्टूडेंट्स यहां पर? नीड। D का मतलब क्या है यहां पे? ड्राइव। और I का मतलब क्या है यहां पर? इंसेंटिव। I का मतलब क्या है यहां पर? इंसेंटिव। हिंदी नाम भी लिख देते हैं। नीड का मतलब क्या हो गया? आवश्यकता। ड्राइव का मतलब क्या हो गया यहां पर? नीड का मतलब क्या था? आवश्यकता। और ड्राइव का मतलब क्या हो गया यहां पर? चालक। और आई का मतलब यहां पर क्या हो गया? इंसेंटिव, यानी इसको हम क्या कहेंगे? प्रोत्साहन। तो ये रटना नहीं है, इसको हमें पढ़ना है, एक साइकिल के रूप में पढ़ना है कि ये चक्र अभिप्रेरणा का किस प्रकार लगातार जारी रहता है। तो प्रेरक तीन चीजों का योग होती है, आवश्यकता, चालक तथा प्रोत्साहन को मिलाकर जो एक नाम दिया जाता है वो प्रेरक या मोटिव कहलाता है। यानी मोटिव बराबर N प्लस D प्लस I। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक आवश्यकता जो है वो किसी चालक से जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक आवश्यकता किसी चालक से जुड़ी हुई होती है और वो चालक उस व्यक्ति की तनावपूर्ण स्थिति होती है। वो चालक क्या होती है? उस व्यक्ति की तनावपूर्ण स्थिति होती है। वो चालक व्यक्ति को तब तक लगातार जारी रखता है जब तक कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती, जब तक उसको प्रोत्साहन नहीं मिल जाता, जब तक कि उसकी आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो जाती। ये चीज मैं अभी आपको लिखूंगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है, निम्न में से व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण स्थिति होती है। ऑप्शन मिलेगा आवश्यकता, चालक। सभी लोग ठोक के आएंगे आवश्यकता, जबकि इसका आंसर क्या होगा? चालक होगा। कैसे? पहले इसको समझते हैं, फिर हम इस चीज को लिखेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर अपन एग्जाम्पल लिखेंगे। चालक के जो अपने एग्जाम्पल हैं, रेड पेन यूज करते हैं अपन। देखिएगा, महत्वपूर्ण चीज है। चालक के अपने जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? भूख है, या दूसरा एग्जाम्पल ले लो, प्यास है, ठीक है, या फिर सेक्स की आपको नीड है, कुछ भी ले लो। आपको भूख लगी हुई है। यह भूख आपके लिए किसका कार्य करेगी? चालक का करेगी, ड्राइव का कार्य करेगी। ड्राइवर तो आपने नाम सुना हुआ है, ड्राइवर को हम अपन चालक कहते हैं। उस ड्राइवर का कर्तव्य बनता कि जहां तक कि आपने टिकट ली है वो वहां तक तो आपको छोड़ेगा ही। उसी प्रकार चालक क्या करता है? ये व्यक्ति को तब तक लगातार जारी रखता है जब तक कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती। कैसे? आपको क्या लगी हुई है? भूख लगी हुई है। आपको आवश्यकता किसकी है? आपको यहां पर आवश्यकता किसकी है? भोजन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। तो ये भूख आपके लिए चालक का कार्य करेगी। ये आपको तब तक चलायमान रखेगी, तब तक लगातार जारी रखेगी
जब तक कि आपको क्या नहीं मिल जाता, भोजन नहीं मिल जाता। समझ गए ना आप अब तो अच्छी तरह से। और आपको भोजन मिल गया यानी आपको क्या मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया। आपको भोजन मिल गया यानी आपको क्या मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया। आपकी आवश्यकता की क्या हो गई, पूर्ति हो गई। तो जैसे ही आपको प्रोत्साहन मिला, प्रोत्साहन के मिल जाने से चालक में भी कमी आ जाती है और आवश्यकता में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। फिर से बता रहा हूं, एक इंसान को भूख लगी हुई है, वो भूख उसके लिए चालक का कार्य कर रही है। भूख से जुड़ी हुई आवश्यकता क्या है, भोजन। तो ये भूख उसको तब तक लगातार जारी रखेगी, ये पापी पेट, ये खाली पेट उसको तब तक लगातार जारी रखेगा जब तक कि उसको क्या नहीं मिल जाए, रोटी नहीं मिल जाए, कोई बाहरी उद्दीपक नहीं मिल जाए, उसको प्रोत्साहन नहीं मिल जाए। जैसे ही उसको रोटी मिली, उसको प्रोत्साहन मिला, तो उसकी भोजन नाम की आवश्यकता क्या हो गई, यहां पर पूरी हो गई। ठीक है ना। तो प्रोत्साहन जो होता है, लिख देता हूं यहां पर नोट डाल के, अभी लिख दूंगा। यह आपको प्यास लगी हुई है, प्यास आपके लिए चालक का कार्य कर रही है। कहते ना, ये तो भूख से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ये प्यास आपको तब तक लगातार जारी रखेगी जब तक कि आपको क्या नहीं मिल जाता, आपकी प्यास बुझाए कोको कोला, है ना। कोको कोला तो पता नहीं मिले या नहीं मिले, आपको प्यास लगी है तो आपको आवश्यकता किसकी होगी, पानी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो भूख और प्यास आपके लिए किसका कार्य करती है, चालक का कार्य करती है। अब बताओ, तनावपूर्ण स्थिति भोजन है या भूख है, तनावपूर्ण स्थिति क्या है, भूख है। ये जब तक भूख नहीं मिटेगी तब तक आपके ऊपर तनाव बना रहेगा। प्यास आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति है, जब तक आपकी प्यास शांत नहीं होगी तब तक आपका जो दिमाग है वो साइड में दौड़ता रहेगा, पानी की तलाश करता रहेगा। तो तनावपूर्ण स्थिति जो है वो भोजन और पानी नहीं होता, आवश्यकता नहीं होती है। तनावपूर्ण स्थिति क्या होती है, चालक तनावपूर्ण स्थिति होती है। नोट डाल के लिखूंगा मैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि चालक किसी व्यक्ति की तनावपूर्ण स्थिति है और वो व्यक्ति को तब तक लगातार जारी रखती है जब तक कि उसकी आवश्यकता संतुष्ट नहीं मिल हो जाती, जब तक कि उसको प्रोत्साहन नहीं मिल जाता। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूं। एक नाम आता है आपके बेरोजगारी। क्या बेरोजगारी आपके लिए चालक का कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। ये बेरोजगारी आपको तब तक चलायमान रखेगी, तब तक जारी रखेगी जब तक आपको क्या हासिल नहीं हो जाता, रोजगार हासिल नहीं हो जाता। तो आप बेरोजगार हो, बेरोजगारी चालक का कार्य करेगी और आपको आवश्यकता किसकी है, रोजगार की। जैसे ही आपको रोजगार मिला यानी आपको क्या मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया। प्रोत्साहन बाहरी उद्दीपक के रूप में होता है। ये आवश्यकता और जो चालक है वो किसके उदाहरण है, आंतरिक अभिप्रेरणा के। लिख देता हूं मैं, आवश्यकता और जो चालक है ये किसको इंडिकेट करते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा को। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज कोई भी क्यों ना हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और ये जो आई है ना, ये किसकी बात करता है, ये बाहरी उद्दीपक की बात करता है, ये बाहरी उद्दीपक की बात करता है। तो इसका संबंध जो है वो किससे हो जाएगा, आपके बाहरी अभिप्रेरणा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, बाहरी अभिप्रेरणा से हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी रीट की नौकरी लग जाएगी, आपका प्रत्येक साल में इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा, यानी आपको क्या मिलता जाएगा, आपको प्रोत्साहन मिलता जाएगा। अब समझ गए होंगे ना। अब मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, प्रोत्साहन जो होता है वो किसके रूप में कार्य करता है, एक उद्दीपक के रूप में कार्य करता है। यानी आपको भूख लगी है तो प्रोत्साहन का कार्य कौन करेगा, रोटी। रोटी आपको मिली यानी आपको क्या मिल गया, भोजन मिल गया, आपकी भोजन की आवश्यकता संतुष्ट हो गई। प्यास लगा है, आपको किसकी आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। आपको पानी का ग्लास मिल गया यानी आपको प्रोत्साहन मिल गया, यानी आपकी आवश्यकता की क्या हो गई, पूर्ति हो गई। तो प्रोत्साहन के मिल जाने से चालक तथा आवश्यकता में कमी आ जाती है, यह याद रखना। और प्रोत्साहन बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। होप सो अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट डाल के मैं लिख रहा हूं, इधर देखिएगा। एक नोट तो इधर डालते हैं, नोट पिंक कलर का नोट है भाई, ये जो पूरा बोर्ड पे जो लिखा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखो, प्रोत्साहन के मिल जाने से, प्रोत्साहन के मिल जाने से, प्रोत्साहन के मिल जाने से चालक संतुष्ट हो जाता है। चालक तथा आवश्यकता में, चालक तथा आवश्यकता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। चालक तथा आवश्यकता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है।
होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रोत्साहन क्या करता है, बाहरी उद्दीपक के रूप में आपको मिलता है। इसके मिलने से क्या होगा, चालक में भी कमी आ जाएगी, आपकी आवश्यकता में भी कमी आ जाएगी। यानी प्रोत्साहन का मिलना यानी आवश्यकता की पूर्ति हो जाना। आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो चालक में भी क्या आ गई, कमी आ गई। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं दूसरा नोट डाल के यहां पर लिख रहा हूं जो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, दूसरा नोट में इधर डाल के लिख रहा हूं, ये बहुत ज्यादा पिंक कलर है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। देखिएगा, इसको अपन लिखेंगे ही पूरा इसी पेन से। देखिएगा, चालक किसी व्यक्ति की तनावपूर्ण स्थिति होती है। चालक किसी व्यक्ति की तनावपूर्ण स्थिति होती है, तनावपूर्ण स्थिति होती है। यह व्यक्ति को तब तक जारी रखता है जब तक कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती, जब तक कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से याद करके जाना। तो प्रेरक तीन चीजों का योग, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। इंसेंटिव मिला, आवश्यकता चालक में कमी आ गई, ये दोनों आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। प्रोत्साहन बाहरी उद्दीपक के प्रभाव में आकर मिलता है, ये बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। और व्यक्ति की तनावपूर्ण स्थिति क्या होती है, चालक होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो चीजें हैं ये मिलके क्या करती है, अभिप्रेरणा का चक्र चलाती है। यानी अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है, आवश्यकता, आपकी आवश्यकता आपको अभिप्रेरित करेगी। अब आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या होगा, चालक होगा। फिर वो चालक क्या करेगा, किसी बाहरी उद्दीपक के प्रभाव में आएगा। बाहरी उद्दीपक मिल जाने से क्या मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन के मिल जाने से आवश्यकता क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। फिर कोई नई आवश्यकता उत्पन्न होगी, फिर नया चालक, फिर नया उद्दीपक प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है, क्योंकि इंसान की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती है। स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स एक चीज लिख देता हूं, अभिप्रेरणा का चक्र जो है वो किससे उत्पन्न होता है, आवश्यकता से। उस आवश्यकता से क्या जुड़ा हुआ होता है, चालक। वो चालक लगातार जारी रखेगा, वो तनावपूर्ण स्थिति होगी। अब ये चालक शांत कब होगा, जब कोई बाहरी उद्दीपक आपको मिलेगा, आपको प्रोत्साहन मिलेगा। और प्रोत्साहन मिलने का मतलब क्या, आपकी आवश्यकता की क्या हो गई है, पूर्ति हो गई है। फिर वापस कोई नई आवश्यकता उत्पन्न होगी, फिर नया चालक उत्पन्न होगा, फिर नया कोई बाहरी उद्दीपक मिलके प्रोत्साहन मिलेगा और आपकी आवश्यकता क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आवश्यकता का ये जो मतलब चक्र है, अभिप्रेरणा का जो चक्र है, उसमें मेनली हम कितनी चीजों की बात करते हैं, आवश्यकता, चालक, उद्दीपक और प्रोत्साहन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज लिख देता हूं, देखिएगा, जो आपके काम की है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है ना, आवश्यकता अभिप्रेरित। क्योंकि यदि आपके अंदर कोई चीज की कमी है तो उसकी पूर्ति करना चाहोगे ही। अभी आप बेरोजगार हो, आपको रोजगार की आवश्यकता है, यह आवश्यकता आपको अभिप्रेरित कर रही है ना, इसके लिए आप कार्य स्टार्ट करोगे, फिर चालक आपको जारी रखेगा, फिर आपको प्रोत्साहन मिलेगा, तो आवश्यकता चालक में कमी आ जाएगी। तो आवश्यकता व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है तथा प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ तथा प्रत्येक आवश्यकता का संबंध, प्रत्येक आवश्यकता का संबंध एक चालक से होता है। प्रत्येक आवश्यकता का संबंध एक चालक से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अगली बात जो कि मैं लिख देता हूं,
चालक तनावपूर्ण स्थिति होती है, चालक तनावपूर्ण स्थिति होती है, और ये तनाव शांत कब होगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये तनाव शांत कब होगा, जब आपको क्या मिल जाएगा, प्रोत्साहन मिल जाएगा। ठीक है, प्रोत्साहन के मिल जाने से, प्रोत्साहन के मिल जाने से, प्रोत्साहन के मिल जाने से चालक शांत हो जाता है, प्रोत्साहन के मिल जाने से चालक शांत हो जाता है तथा आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तथा आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस टाइप से लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोग केवल नीड, ड्राइव, इंडक्शन 3 नाम याद किए, ये लो अभिप्रेरणा का चक्र पूरा। तो अभिप्रेरणा का चक्र तो पूरा होगा, लेकिन अभी आप किसी चक्र व्यू में ही फंसे हुए थे। अब जाके आपके डेटा मैंने क्लियर किए हैं, अब अभिप्रेरणा का चक्र लगातार कैसे चलता रहता आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम ओरिएंटेड एक एक चीज मैंने आपको यहां पर बताई है। स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहां पर अपन बात करेंगे अभिप्रेरकों के वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे हम यहां पर, अभिप्रेरकों के वर्गीकरण की हम यहां पर बात करेंगे। तो अपना अगला पॉइंट यहां पर क्या हो गया, अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। अगला पॉइंट अपना क्या हो गया, अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। और ये जो अभिप्रेरकों का जो वर्गीकरण है वो कितने टाइप का है, 3 टाइप का। कितने टाइप का है, 3 टाइप का। फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाए तो पता कर लेना। पहली चीज, पहला वर्गीकरण किसका है, मैस्लो का है। पहला वर्गीकरण किसका है, मैस्लो का वर्गीकरण। कोई और पेन यूज करते हैं, देखिएगा। पहला वर्गीकरण किसका है, मैस्लो का वर्गीकरण है। ठीक है, मैस्लो का वर्गीकरण। तो मैस्लो ने कितने प्रकार के प्रेरक बताए, इन्होंने 2 प्रेरक बताए। कितने प्रेरक बताए, 2 प्रेरक बताए। वो 2 प्रेरक कौन कौन से हैं, देखिएगा। एक है आपके जन्मजात अभिप्रेरक। कौन सा अभिप्रेरक, जन्मजात अभिप्रेरक। और दूसरा आपके कौन सा अभिप्रेरक आता है, अर्जित अभिप्रेरक आता है। कौन सा अभिप्रेरक आता है, अर्जित अभिप्रेरक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इतना याद करने की जरूरत है ही नहीं है। आपको तो केवल क्या याद रखना है, देखो जन्मजात अभिप्रेरक याद रखना, एक नाम अपन लिखाना भूल गए थे। आंतरिक अभिप्रेरणा को जन्मजात अभिप्रेरणा भी कहते हैं, जबकि बाहरी अभिप्रेरणा को हम क्या कहते हैं, अर्जित अभिप्रेरणा भी कहते हैं। वैसे नाम से ही पता चल रहा है अर्जित कहां से करते हैं, बाहर से करते हैं, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है। जन्मजात यानी इंटरनली है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा है। देखने से ही समझ में आ रहा है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को हम जन्मजात अभिप्रेरणा भी कहते हैं, जबकि बाहरी अभिप्रेरणा को अर्जित अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो मैस्लो ने 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए, एक जन्मजात और दूसरा अर्जित। इतना आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना, मैस्लो को क्या आता है, मजा आता है। मैस्लो को क्या आता है, इधर देखो, इधर साइड में लिख रहा हूं। मैस्लो को क्या आता है, मजा आता है। मजा क्या आता है, मजा। मजे लिए आपने। मैस्लो को क्या आता है, मजा आता है। कैसे, बस इतना याद कर लो, मैस्लो को मजा आता है। एम का मतलब यहां पर क्या हो गया, मैस्लो। ठीक है, मैस्लो। जे का मतलब क्या हुआ, जन्मजात। और ए का मतलब क्या हुआ, अर्जित। आ गया समझ में, जन्मजात प्रेरक और ये कौन सा प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो मैस्लो को क्या आता है, मजा आता है। मैस्लो को क्या आता है, मजा आता है। मजा मतलब MJA। एम मतलब मैस्लो, जे मतलब जन्मजात प्रेरक, ए मतलब अर्जित प्रेरक। ठीक है, प्रेरक कर लो, अभिप्रेरक कर लो, एक ही बात है। आगे बढ़े, दूसरा नाम आता है आपके थॉमसन का। किसका नाम आता है, थॉमसन का। देखिएगा अगला नाम दूसरा,
थॉमसन का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण? थॉमसन का प्रेरकों का वर्गीकरण, थॉमसन का प्रेरकों का वर्गीकरण। देखिएगा स्टूडेंट्स, थॉमसन का जो प्रेरकों का वर्गीकरण है, थॉमसन ने भी कितने प्रकार के प्रेरक बताए हैं? 2 प्रकार के प्रेरक बताए। कितने प्रकार के प्रेरक बताए हैं? 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं, जिनमें से एक आंतरिक अभिप्रेरणा का है और दूसरा किसका है? बाहरी अभिप्रेरणा का है। देखो, एक कौन सा बताया इन्होंने? स्वाभाविक अभिप्रेरक। कौन सा? स्वाभाविक अभिप्रेरक, यानी कौन सा हो गया? आंतरिक अभिप्रेरक हो गया ये। दूसरा इन्होंने क्या बताया? कृत्रिम अभिप्रेरक बताया। कौन सा अभिप्रेरक बताया? कृत्रिम अभिप्रेरक। देखो, मेस्लो को आया मजा, 2 प्रेरक बताए। दूसरा थॉमसन का वर्गीकरण थॉमसन ने कितने बताए? 2, एक स्वाभाविक, दूसरा कृत्रिम, यानी एक आंतरिक अभिप्रेरणा का है, दूसरा बाहरी अभिप्रेरणा का है। स्वाभाविक अभिप्रेरक आंतरिक अभिप्रेरणा का है और कृत्रिम अभिप्रेरक किसका है? बाहरी अभिप्रेरणा का है। स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अभिप्रेरकों का अपन वर्गीकरण पढ़ रहे थे। एक अपन ने पढ़ा मेस्लो का, दूसरा थॉमसन का, तीसरा आता आपके गैरेट का। गैरेट ने 3 प्रकार के प्रेरक बताए हैं, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहेगी, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अगला नाम अपने क्या आ गया? गैरेट का प्रेरकों का वर्गीकरण। गैरेट का प्रेरकों का वर्गीकरण। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप यहां पर गैरेट ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं? 3 प्रकार के बताए। कितने प्रकार बताए इन्होंने? 3 प्रेरक बताए। कितने प्रेरक? 3 प्रेरक। बस इतना ही तो याद रखना है। ये आ गया अपना गैरेट। अब ये जो 3 प्रकार है वो कौन कौन से हैं उसकी अपन यहां पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये 3 प्रकार इन्होंने कौन से बताए? एक तो जैविक, एक सामाजिक और एक कौन सा बताया है? मनोवैज्ञानिक। कौन सा बताया है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। ठीक है स्टूडेंट्स, सामाजिक प्रेरक, जैविक प्रेरक, प्रेरक कह लो, अभिप्रेरक कह लो। ठीक है, अब देखना यहां से सबसे इंपॉर्टेंट आपके कौन सा बनता है? ये तीसरा वाला। कौन सा बनता है? ये तीसरा वाला। इसके आपको क्या पूछे जाएंगे? एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे आपसे? इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। मैं नीचे लिख देता हूं, ये लो। देखिएगा, ये मनोवैज्ञानिक है। इसके आपको क्या याद रखना है? एग्जाम्पल याद रखने। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताए भी थे पहले, जब अभिप्रेरणा हम पढ़ रहे थे, वापस बता दूंगा। गैरेट ने कितने प्रकार के प्रेरक बताए? 3 प्रकार के, जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। फिर आपसे यह पूछा जा सकता है, जैविक कौन सी अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का। सामाजिक प्रेरक कौन सी अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाहरी अभिप्रेरणा का। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन सी अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाहरी का। तो इन्होंने एक अभिप्रेरक आंतरिक अभिप्रेरणा का बताया है और 2 कौन सी अभिप्रेरणा का बताया? बाहरी अभिप्रेरणा का। समझ रहे हैं? जैविक हमने पढ़ा था, आंतरिक अभिप्रेरणा को जैविक अभिप्रेरणा भी कहते हैं और बाहरी अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरणा तथा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे ही को रिलेट करके, कितना ही घुमाए, कैसे ही पूछे, आपका गलत नहीं होना चाहिए। बस ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर इसके एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, और इसके एग्जाम्पल आप याद रखना। मैंने आपको बताया भी था, प्रेम, क्रोध तथा ईर्ष्या। ये जो प्रेम, क्रोध तथा ईर्ष्या होती है, ये मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है, जिसको साइकोलॉजिकल मोटिव या मनोवैज्ञानिक प्रेरक से नाम से संबोधित करते हैं। पढ़ा चुका हूं, उदाहरण दिए थे, समझाया भी था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने अभिप्रेरणा का चक्र पढ़ा, जिसमें प्रेरक, 3 चीजें, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव हमने पढ़ा था,
और दूसरा हमने पढ़ा अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, जो कि 3 लोगों के द्वारा दिया। किसने कितने बताए, कौन कौन से बताए? गैरेट का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता कि निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक गैरेट द्वारा नहीं बताया गया। वो आप कभी तभी कर पाओगे जब आपको 3 याद होंगे, तो चौथा आप अलग से छांट पाओगे। और मनोवैज्ञानिक के उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। ओके स्टूडेंट्स।